डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन करेंगे। केंद्रक किसी भी कोशिका के बीचों बीच पाया जाने वाला गहरे रंग का गोलाकार भाग होता है, जिसमें सभी आनुवंशिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोई भी न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, अर्थात यह कोशिका का कंट्रोल रूम कहलाता है। इसको सामान्य रूप से स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वह झिल्ली है जो केंद्रक को चारों तरफ से कवर करके रखती है, अर्थात केंद्रक को घेरने वाला जो आवरण होता है, घेरने वाला जो कवर होता है, उसको हम केंद्रक आवरण कहते हैं और यह 2 झिल्लियों से बना होता है। इस आवरण को, दोनों झिल्लियों को हम क्रमशः आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। जो अंदर वाली झिल्ली है वो आंतरिक झिल्ली कहलाएगी और जो बाहर वाली झिल्ली है उसको हम बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं या प्लाज्मोडेस्मेटा भी इनको कहा जाता है। और यह कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य में आने जाने के लिए, आदान प्रदान के लिए सहायता करते हैं। अर्थात न्यूक्लियर पोर से होकर के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब केंद्रक के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं तो कुछ पार्टिकल्स अंदर आते हैं, कुछ आयन के रूप में साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में पहुंचते हैं और कुछ मटेरियल रेगुलेट करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक से पहुंचाए जाते हैं। तो ये पोर्स केंद्रक की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। केंद्रक के अंदर जितना भी पदार्थ होता है वो कंबाइंडली न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात पारदर्शी द्रव्य होता है। इसमें धागे के समान एक जाल पाया जाता है जो क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है, इसीलिए इस जाल को हम क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिन नेट के अंदर डीएनए और प्रोटीन मिलता है। ये डीएनए बाद में जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय पर डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। थर्ड, क्रोमेटिन। जो भी मैंने बताया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन का एक जाल मिलता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे के समान संरचना है और जब कोशिका विभाजन होता है तो इसके अंदर मटेरियल इसका डेंस हो जाता है, अर्थात संघनित हो जाता है, और उस अवस्था में क्रोमेटिन से गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। और यह डीएनए ही कोशिका की सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और कोशिका के अंदर मिलने वाला जितना भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, अर्थात पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डीएनए कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। केंद्रक का चौथा भाग होता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रिका गोलाकार संरचना होती है जो 1 से 3 प्रत्येक केंद्रक के अंदर पाई जा सकती हैं, लेकिन यह तब पाई जाती है जिस वक्त कोशिका विभाजन होता है और इसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए मिलते हैं। यह कोशिका को विभाजित करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। इसको
केंद्रक को हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि चारों तरफ का जो आवरण है, ये जो दोहरी झिल्ली है, इसको हम केंद्रक आवरण कहेंगे। बाहर वाले को बाह्य आवरण और अंदर वाले को आंतरिक आवरण, या इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। और जो बीच में ये पदार्थ भरा हुआ है, द्रव पदार्थ है, ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और जो उलझे हुए धागों के समान ये जाल है, इस जाल को कहा जाता है क्रोमेटिन नेट, क्योंकि ये क्रोमेटिन से बना हुआ होता है। और यही धागे बाद में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। और कोशिका विभाजन के समय यह गोलाकार संरचना केंद्रिका का निर्माण होता है। इसके बाद गुणसूत्र बढ़ते चले जाते हैं। गुणसूत्र बढ़ने से कोशिका 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरह से हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। और ये जो बीच बीच में जो आउटर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली कटी हुई है, इस भाग को हम कहेंगे केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर या प्लाज्माडेस्मेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। जैसे अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सेल डिवीज़न का कार्य भी केंद्रक द्वारा ही होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर पहले गुणसूत्र बढ़ते हैं और गुणसूत्र बढ़ने के बाद केंद्रक झिल्ली ख़त्म हो जाती है। फिर आधे क्रोमोसोम एक सिरे पर कोशिका के, आधे दूसरे सिरे पर, फिर दोबारा से 2 न्यूक्लियस का निर्माण होगा और उसके बाद लास्ट में सेल प्लेट या सेल मेम्ब्रेन बनती है। और इस तरह से कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ जाती है। दूसरे आनुवांशिक लक्षण जितने भी होते हैं, माता पिता के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं और उनके संतान के अंदर वो स्थानांतरित होते हैं, वो भी क्रोमोसोम की सहायता से केंद्रक ही रेगुलेट करता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये न्यूक्लियस टॉपिक समाप्त होता है।